हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज मैं प्रश्नावली 5.1 का समांतर श्रेणियां चैप्टर का नेम है उसे आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये समांतर श्रेणी क्या होता है पहले मैं उसको समझ लेता हूं और मैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, किस प्रकार से इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन को बनाना है तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो चलिए मैं अगला पेज में कहीं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। और ये जो देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरह से समझ लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो समांतर श्रेणियां किसको कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको ए पी। और एपी का मतलब होता है, ए का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन। तो एपी कहीं पे भी हमको ये समांतर श्रेणियां लिखा हुआ मिलता है या सूची मिलता है तो वहां पे एपी लिखा हुआ रहेगा। तो एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। और ये पहला जो होता है वो होता है परिमित, परिमित। और एक होता है अपरिमित। ठीक है स्टूडेंट। तो परिमित किसको कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं? तो जैसे मान के चलिए कोई भी एक सूची दिया हुआ रहेगा, पहला पद रहेगा 2, 4, 6 इस प्रकार से रहेगा और किसी जगह पे जाके रुका हुआ रहेगा। मान के चलिए 40 पे जाके रुका हुआ रहेगा। निश्चित क्या रहेगा? संख्या रहेगा या निश्चित मात्रा में श्रेणी रहेगा, उसको क्या कहेंगे? परिमित श्रेणी। और अपरिमित में क्या होता है? 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से अनफिनाइट, इन्फिनिटी तक रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमित। उसके बाद इसमें एक टर्म आता है जो पहला पद है, पहला पद, पहला पद, पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? पहला पद को कहते हैं A1। ठीक है। और पद को क्या से डिनोट करते हैं? पद जो होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। इसको आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो पद जो है किसको कहते हैं? ए। और उसमें कौन सा पद रहेगा? मान चलिए ये 1 पद है तो 1 लिखा हुआ रहेगा, दूसरा पद है तो 2 लिखा हुआ रहेगा, तीसरा पद तो 3 लिखा हुआ रहेगा। जिस प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे है तो A2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2वां पद। अगर यहाँ पे A10 लिखा हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा 10वां पद। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो पद है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 10वां पद होगा उसी को क्या बोलेंगे? A10 बोलेंगे। दूसरा पद को बोलेंगे 2वां पद, पहला पद को 1वां पद, तीसरा पद को 3वां पद। इस प्रकार से हम लोग पद बोलते हैं। और इसको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? AN, इसको Nवां पद कहते हैं। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वही पद हो जाएगा। और AN को निकालने के फॉर्मूला होता है, आप लोग एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इस फॉर्मूलों का आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसमें देख सकते हैं नया पद आया, क्या आया है? D। तो ये D को क्या कहते हैं? तो D को इधर लिख लेते हैं। D को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। डी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सार्व अंतर बोलते हैं। और सार्व अंतर का मतलब होता है कि कोई भी पद है, ठीक है, उसका अगला पद से पिछला पद को जब घटाते हैं तो क्या होता है? उसी को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। मान के चलिए यहां पे है 2 है,
4 है, 6 है, तो हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगला पद जस्ट एक आगे वाला पद में पीछे वाला पद को घटाएंगे तो जो भी प्राप्त होगा, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होता है। उसके बाद 6 में 4 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होता है। 8 में 6 घटाएंगे 2 प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं 2 2 2 इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। इसी को कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि एक आगे वाला पद, मान के चलिए यहाँ पे कोई पद दिया हुआ रहेगा, पद कोई भी रहे ए एन, तो ए एन में घटाएंगे ए एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन के मतलब हो गया, जिस प्रकार से हम यहाँ पे समझा देते हैं, ए यहाँ पे 10वां पद दिया हुआ है, तो घटाएंगे डी निकालने के लिए ए एन माइनस वन, तो ये 10 माइनस ए 9। ठीक है, ये घटा देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 में एक घटाएंगे तो 9, मतलब कि सार्व अंतर निकालने के लिए 10वां पद में 9वां पद को घटाएंगे तो मेरा सार्व अंतर निकल जाएगा। 11वां पद में हम 10वां पद को घटाएंगे तो सार्व अंतर निकल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको भी आप लोग इस प्रकार से कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए एन का। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं और मैं आप लोगों को क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि डी का मान, जो हमारा डी का मान है वो सार्व अंतर समान है। अगर सार्व अंतर समान है तब हम क्या मानेंगे, उसको एपी में है। और क्यों है, तो इसको कारण सहित यहाँ पे बताना है। तो हमारा पहला पार्ट का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, मान के चलिए मैं एक रोड बना लेता हूं इस प्रकार से, यहां पे एक टैक्सी है। ठीक है, यहां पे एक टैक्सी है, यहां पे कोई भी आदमी बैठता है, यहां पे 1 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हम 2 किलोमीटर मान लेते हैं, यहां पे 3 किलोमीटर मान लेते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दूरी हमारा बढ़ते जाएगा। तो हम इस जगह पे टैक्सी में बैठे हैं। तो उसके बाद आगे बोल रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया किराया है। तो प्रथम किलोमीटर यहाँ पे है, मतलब टैक्सी वाला बोल रहा है अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किए हैं, चलना प्रारंभ यहां से किए हैं, प्रारंभ। ठीक है, तो प्रारंभ जैसे ही किए यहां से पहला किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर तुमको ले जाएंगे, तो तुमको जो है किराया देना पड़ेगा 15 रुपया। ठीक है, और अगर आप 1 किलोमीटर और चलते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया और बढ़ जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर यदि आप 1 किलोमीटर चल लिए, अब 1 किलोमीटर के बाद मन किया कि हम 1 किलोमीटर और जाते हैं, तो 1 किलोमीटर और जाने के लिए आपको 15 रुपया में 8 रुपया और जोड़ करके किराया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको मन किया कि 1 किलोमीटर हम और जाते हैं, तो हम 1 किलोमीटर और गए, तो जो भी पैसा बनेगा 2 किलोमीटर तक का, उसमें आपको 8 रुपया फिर से और जोड़ के देना पड़ेगा। इस बात को हम समझ लेते हैं। प्रथम यहाँ जहां से स्टार्ट किए, यहां से जैसे हम 1 किलोमीटर का दूरी तय कर लिए, यहाँ पे हम लोगों को 15 रुपया का किराया देना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद दूसरा किलोमीटर जैसे ही गए, आप लोगों को 15 रुपया देना पड़ा और 8 रुपया जो है सो 1 किलोमीटर दूरी जो तय किए हैं उसके बदले में देना पड़ा। तो 15 और 8 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 और हाथ वाला 2, 23 रुपया देना पड़ेगा। आप 1 किलोमीटर और गए तो आपको ये 15 में 8 नहीं जोड़ना है, आपको 23 रुपया तो यहाँ तक का हो गया है, 23 रुपया 2 किलोमीटर आने का, और प्लस में 8 रुपया और देना है क्योंकि आपने 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला। तो ये हो जाएगा 8
9 10 11 2 1 3 31 रुपया। अगर मान के चलिए 1 किलोमीटर आप और भी चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 31, यहाँ पे चौथा किलोमीटर चल गए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 31 प्लस 8, ये हो जाएगा 39। आपको 39 रुपया किराया देना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। इस क्वेश्चन को अब बनाना कैसे है, तो लिखना पड़ेगा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। ठीक है, यहां से हम लाइन खींच देते हैं। इसको भी आप लोगों को एग्जाम में बनाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप लोगों को सूची जो प्राप्त हुआ है, लिखेंगे सूची। सूची हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, प्रथम किलोमीटर में 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39, उसी प्रकार 8-8 रुपये जोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर जिसको बोलते हैं डी, सार्व अंतर डी निकालेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, D1 निकालते हैं, दूसरा पद से पहला पद। तो हम D1 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 23 माइनस 15, यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में घटाएंगे A2 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 माइनस 23 बराबर 8। उसी तरह हम D3 निकालते हैं। तो D3 निकालने के लिए क्या करेंगे कि A4 में घटाएंगे। A4 में क्या घटाएंगे, A3 घटाएंगे। तो हमारा 39 है, उसमें 31 घटाएंगे तो 8। तो देख सकते हैं सार्व अंतर हमारा सेम आ रहा है। तो जब सार्व अंतर, अतः हमें सार्व अंतर 8 मिला। ठीक है, तो सार्व अंतर 8 मिला, अतः इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह AP है। AP कहने का मतलब है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हर जगह का सार्व अंतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा दूसरा पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बेलन, ठीक है, सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर किस प्रकार से होता है, बेलन। ठीक है, इस प्रकार से बेलन होता है, और बेलन में जो है सो एक इस प्रकार से नोजल लगा हुआ है। ठीक है, ये बार बार नीचे ऊपर होता है, और इसमें ऊपर से धक्का देने वाला है, और इस प्रकार से यहाँ पे हवा निकलने वाला बनाया हुआ है, यहाँ से हवा इजेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से कुछ बताया जा रहा है इसमें। तो बोल रहा है कि एक बार हम इसमें पंप करते हैं, ठीक है, एक बार पंप को नीचे धकेलते हैं तो शेष हवा का, ठीक है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी बना लेता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लिखते हैं, माना सिलेंडर में कुल हवा की मात्रा, ठीक है स्टूडेंट, तो हवा की मात्रा को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा है, तो हम एक पूरा सिलेंडर में जो हवा पूरा भरा हुआ है, कुल मात्रा को हम 1 मान लेते हैं। आप कितना भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, आप 20 भी मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं। प्रश्न से लिखते हैं
कि एक बार पंप करने पर, एक बार जब पंप करेंगे तो शेष हवा, अभी तो पूरा ही टंकी फुल है, तो पूरा हवा में निकाल देंगे शेष हवा का 1/4 भाग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 1 1 गुना करेंगे 1/4, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 4, और यहाँ पे 4 - 1 बराबर 3/4, ये हुआ। अब हम लिखेंगे दूसरी बार पंप करने पर, ठीक है, दूसरी बार पंप करने पर, तो दूसरी बार पंप करेंगे तो जो शेष हवा कितना है, शेष हवा हमारा है 3/4, और इसमें माइनस हम कितना करेंगे, तो शेष हवा का 1/4 भाग। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, 3/4 लिख लेंगे, और यहाँ पे 3/16 हो जाएगा। अब मैं इसको कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 16, और 4 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 16 हम लिखेंगे, और 4 चौक 16, 3 चौक 12, और यहाँ पे 3, तो ये 9/16 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे तीसरी बार पंप करने पर, अब हम तीसरी बार पंप करने पर, तो हमारा जो शेष हवा बच गया है इस टंकी में वो कितना है, 9/16, और इसमें हम कितना घटा देंगे, 9/16 का 1/4 भाग। अब हम इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9/16 माइनस 9/16 चौका 64। अब यहाँ पे लिखेंगे 64, और ये हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस 9, इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 2, 27/64, 64। हम आगे हम बढ़ाते जाएंगे, इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसमें डी का मान निकालता हूं, सार्व अंतर, ठीक है, चूंकि सार्व अंतर डी निकालने पर, तो जब हम D1 निकालेंगे तो D1 हमारा जो सूची प्राप्त हुआ है वो सूची पहले हम लिख लेते हैं। तो जो हमारा सूची है, यहाँ पे सूची पहले लिख लेते हैं। सूची हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 1, उसके बाद 3/4, उसके बाद है 9/16, उसके बाद है 27/64, इस प्रकार से हमारा सूची प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए 3/4 में इससे एक पहले वाला को घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 - 1 2/4, और इसको काटेंगे तो 1/2 हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम जब D2 निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9/16 में 3/4 को घटाएंगे, तो ये हमारा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया का 12, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3/16। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आया है, और यहाँ पे -3/16 आया है, तो ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो लिख सकते हैं, अतः सार्व अंतर D बराबर नहीं है। जब सार्व अंतर D बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे यह AP में नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन को बनाता हूं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, अच्छा से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा और आप खुद से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान लिखा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से एक कुआं है, ठीक है। तो एक कुआं है, तो 1 मीटर जब खोदें तो 1 मीटर खुदाई का लागत कितना है, 150 रुपया है। अब बोल रहा है कि 1 मीटर और आगे हम अगर खोदते हैं, जिस प्रकार से हम टैक्सी वाला क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन उसमें इसी प्रकार से था। तो हम 1 मीटर अगर और भी खोदते हैं तो 150 प्लस 50 रुपया मतलब कि 200 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि 1 मीटर और कुआं खोदें तो 1 मीटर और खोदने के लिए कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50, तो 250 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चाहते हैं नहीं 1 मीटर और हम कुआं खोदें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 250 प्लस 50 और ये हमारा 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल दिया गया है 1 मीटर खुदाई की लागत कितना दिया गया है, 150 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक। अब हम आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दूसरा या दोवां मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 बराबर 200। तीनवां मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 300। तो इस प्रकार से हमारा होते जाएगा। तो अतः हमारा सूची जो प्राप्त हो रहा है तो हम यहां लिखेंगे अतः सूची बराबर 150, 200, यहां पे 250 होगा, यहां पे हम फिर से लिख देते हैं 250। चौथा मीटर खुदाई करेंगे तो 300 होगा। तो इस प्रकार से 250, 300 इस प्रकार से चलते जाएंगे और ये चलते जाएगा। तो जितना दूर तक कुआं खोदेंगे उतना दूर तक चलते जाएगा। तो हमारा जो सूची प्राप्त हुआ है ये हुआ है। अब A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, A3 है। तो हम लिखेंगे अब सार्व अंतर D निकालने पर, तो जब हम सार्व अंतर D1 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 200 में 150 को घटाएंगे तो 50 प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से D2 हम निकालेंगे तो हमारा 250 है और इसका पहले हमारा 200 है, इसको घटाएंगे तो 50 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से D3 निकालेंगे तो 300 हो जाएगा और माइनस 250 हो जाएगा तो 50 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा सार्व अंतर जो है वो 50 प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे नीचे पे अतः हमारा सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन और बच रहा है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपने से बनाना है। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का भी हिंट दे देता हूं। आप लोगों का इसका आंसर निकाल करके ये AP में है या नहीं आप लोगों को निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्र धन हमारा कितना है। तो पहला वर्ष का कितना है, हल पहला वर्ष का राशि, पहला वर्ष का राशि 10,000 रुपया है।
ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा, 8% क्या लग रहा है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसी पर मैं एक बैठा करके बना के दिखा देता हूं। तो हम यहां पे लिखेंगे 10,000, ठीक है। समय हमारा क्या है, 1 वर्ष, ठीक है, 12 महीना का बाद का है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और दर कितना है, 8% है, और यहाँ पे नीचे में 100 लिखेंगे। तो ये 20 कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 800, तो 800 रुपया। तो हमारा दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष का राशि, तो दूसरा वर्ष का राशि हो जाएगा 10,000 प्लस 800, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज आया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,800 रुपया आ जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। और ये यहाँ पे जो देख सकते हैं 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को 10,800 लिखना है। और यहाँ पे गुना में 2 लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरा वर्ष का है, दूसरा वर्ष बीत जाने के बाद 24 महीना का है, और यही 8% है, तो 8/100 ही लिखेंगे। और उसके बाद आपका जो भी आएगा उसको हम तीसरा वर्ष का राशि में जोड़ देंगे, और इस प्रकार से हम तीसरा वर्ष का भी निकाल लेंगे। उसी प्रकार से चौथा वर्ष में जो हम तीसरा वर्ष का निकाल के दोनों को जोड़ के लाएंगे, उसको यहाँ पे बैठा देना है, और यहाँ पे 3 लिखना है, तीसरा वर्ष। और तीसरा वर्ष लिखने के बाद 8% 8/100 लिख देना है, और आप लोगों को बनाना है। उसके बाद जो सूची प्राप्त होगा 10,000, 10,800, 10,800 के बाद आपका जितना भी आएगा, 10 मान चलिए मैं आपका 11,000 आ गया, 11,600, इस प्रकार से आपका जो आएगा वो यहाँ पे सूची को लिख लेना है। और सूची लिखने के बाद आप डी सार्व अंतर डी निकाल लीजिएगा। डी निकालने के बाद आप चेक कीजिएगा कि ये जो हमारा डी का मान है, D1, D2, D3 ये सारे बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपका बराबर आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि हमारा ये क्वेश्चन है एपी में है। तो आप इतना जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं।